मैं इस शहर में नया था, किराए का मकान ढूंढते ढूंढते थक चुका था। हर जगह कोशिश की लेकिन कोई जगह नहीं मिली। फिर आखिर में एक दोस्त ने मुझे एक मकान का पता बताया। वहाँ पर एक विधवा औरत अकेली रहती थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की गलत बातें करते थे, इसलिए कोई भी उसके घर में किराए पर रहना नहीं चाहता था। मैंने अपने दोस्त की बात सुनी और तय कर लिया कि मैं उसी मकान में रहूंगा। जब मैंने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ी औरत को देखकर मैं दंग रह गया। मैं वहीं ठिठक गया क्योंकि मैं चुपचाप फैक्ट्री के गेट के पास बैठा था। यहाँ मेरी नई नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरे साथ मेरा परिवार नहीं था और इसी वजह से कोई भी मुझे एक अकेले लड़के को मकान किराए पर देने को तैयार नहीं था। ये शहर मुझे बिल्कुल भी अजनबी और सूना लग रहा था। काफ़ी देर तक वहीं बैठा सोचा, फिर थक कर खाने के लिए एक ढाबे पर चला गया। आखिर भूखा इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर कर ही देती है। मैं ढाबे पर बैठा ही था कि वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का मेरे पास आया और खाने का ऑर्डर पूछने लगा। मैंने खाना मंगवाया। जैसे ही बैठा अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बड़ी गौर से देख रहा है। मैंने पलटकर देखा तो सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। ध्यान से देखा तो वह किशोर भाई थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मगर वह तो लखनऊ में रहते थे, यहाँ नासिक में कैसे? मैं फौरन खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वह खुद मेरे करीब आ गए। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कार्तिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? तुम तो लखनऊ में थे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आप यहाँ कैसे? किशोर भाई बोले, तुम जानते हो लखनऊ में मेरा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था। एक मामूली नौकरी कर रहा था जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा नासिक जाकर यहाँ पर काम शुरू करता हूँ। भगवान की कृपा से अब तक सब ठीक चल रहा है। अब तो परिवार को भी बुलाने का इरादा है। हमें मिले हुए ही 8 महीने हुए गए थे, इसलिए एक दूसरे का हाल नहीं पता चला। मैं उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हुए बोला, यही वजह है कि मैं भी लखनऊ छोड़कर नासिक आ गया। एक दोस्त ने मुझे यहाँ नौकरी के लिए भेजा था, पर अब सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर किशोर भाई कुछ देर तक खामोश रहे, फिर मुझे ध्यान से देखते हुए बोले, मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम अभी कहाँ रहे हो? मैं सिर हिलाते हुए बोला, मेरा सामान तो फैक्ट्री में ही रखा है, वहीं दिन भर काम करता हूँ, सोने की कोई जगह नहीं, इसलिए बहुत परेशान हूँ। अकेला आया हूँ और कोई भी किराए पर मकान देने को तैयार नहीं है। लखनऊ में तो फिर भी थोड़ी सहूलत मिल जाती है, मगर नासिक में तो बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनकर किशोर भाई बोले, आओ बैठकर बात करते हैं, बताओ काम कैसा चल रहा है और तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है। मैं उनके साथ टेबल पर बैठ गया। वेटर खाना लेकर आ चुका था। मैं उन्हें विस्तार में बताने लगा, माँ का इरादा मेरी शादी का है, इसलिए मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। लखनऊ में मेरी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन यहाँ आमदनी बेहतर है। महीने के करीबन 12 से 15 हज़ार तक बन जाएगा। कुछ आप अपने पास रखूँगा, बाकी माँ को भेज दूँगा ताकि वह मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ सके, मगर यहाँ रहते हुए रहने की जगह ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उतने लोगों से जान पहचान नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त ज़रूर कर दूँगा। मेरी जान पहचान के कुछ लोग हैं जो इस मामले में मदद कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन पूछा, आप इस वक्त कहाँ रहते हैं? मेरी बात पर वह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी तो मैं अपनी दुकान में ही रात को सो जाता हूँ, अपने लिए भी अभी कोई जगह नहीं देखी। जब पत्नी बच्चे आ जाएंगे तब किराए का एक कमरा ले लूँगा। मुझे तो मिल जाएगा, पर तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल खामोश रहा।
दिल में ख्याल आया कि उनसे कह दूं कि मुझे भी आज की रात दुकान में सोने की परमिशन दे दें। लेकिन जब उन्होंने खुद यह बात नहीं कही तो मैंने भी उन्हें परेशान ना करने का फैसला किया। हम दोनों साथ खाना खा रहे थे। खाने के बाद वह ज़बरदस्ती बिल देने लगे पर मैंने मना कर दिया। पैसे चुकाकर हमने एक दूसरे के नंबर ले लिए क्योंकि पुराने नंबर दोनों ही बंद हो चुके थे। वहाँ से आज ही वक्त उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, जल्द ही तुमसे संपर्क करूँगा। मेरे पास अक्सर लोग आते रहते हैं, तुम्हें रहने की जगह ज़रूर मिल जाएगी। मैं उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, किशोर भाई जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद कर दीजिए, वरना आज तो मुझे फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा। यह बात मैंने जानबूझकर कही थी। उम्मीद थी कि शायद उनके दिल में रहम आ जाए और वह खुद ही अपनी दुकान में रुकने की इजाज़त दे दें। लेकिन लगता था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुछ देर बाद वह मुझसे विदा होकर चले गए और मैं खामोश होकर होटल के पास एक बेंच पर बैठ गया। कल से मुझे फैक्ट्री में काम शुरू करना था। पूरा दिन बीत गया था मगर रात की चिंता मुझे खाए जा रही थी कि होटल में रहना अब मुमकिन नहीं था। आमदनी इतनी नहीं थी, हाँ अगर छोटा सा कमरा किराए पर मिल जाता तो ठीक रहता, मगर कोई देने को तैयार नहीं था। घर पर मैंने झूठ बोल दिया था कि किराए पर एक कमरा मिल गया है ताकि माँ परेशान न हो। लेकिन असलियत यह थी कि रोजी कमाने के लिए इंसान को कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, किसी को नींद की, किसी को परिवार की और किसी को छत की। मेरी तो तीनों ही कुर्बानियाँ साथ चल रही थी। काफ़ी देर होटल के बाहर बैठने के बाद मैंने सोने की जगह तलाश शुरू कर दी। सड़क पर चलता चलता झुग्गियाँ वाले इलाके में पहुंच गया। वहाँ कुछ लोग भीख मांग रहे थे, कुछ ज़मीन पर लेटे हुए थे। मैं सोच में पड़ गया, क्या मुझे यहीं ठहर जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जेब में थोड़ा पैसा और मोबाइल था। डर था कि अगर यहीं सो गया तो सुबह तक दोनों चीज़ें गायब हो जाएंगी। इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और सड़क पर अकेला चलता रहा। वहाँ कोई भिखारी फ़कीर मौजूद नहीं था। हाँ, दूर दूर लोग अपने दरवाजे अपने सामान बेच रहे थे। मैं जाकर एक किनारे बैठ गया। अभी उजाला ही हो रहा था इसलिए लेटना ठीक था। वक्त तेज़ी से बीत रहा था। थोड़ी देर बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। थकान के मारे मैं फुटपाथ पर ही लेट गया और कब नींद में खो गया पता नहीं चला। समय की चाल ना कभी रुकी थी ना कभी रुकेगी। मेरी आंखें सूरज की पहली किरण के साथ खुली। कुछ देर तक करवटें बदलता रहा मगर जब धूप सीधी मेरे आंखों पर पड़ी तो नींद गायब हो गई। मैं उठकर बैठ गया। जेब से मोबाइल निकाला तो सुबह के 7 बज गए थे। अफसोस हुआ कि अगर थोड़ा पहले जाग जाता तो सुबह की पूजा कर सकता था। मैं रोज़ संध्या पूजन करने वाला इंसान था और उसे छोड़ना मुझे गलत लगता था। कुछ देर वहीं बैठा अपनी तबीयत संभालता रहा, फिर हार कर पास के एक होटल की तरफ बढ़ गया ताकि मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लूँ, फिर काम पर निकल जाऊँ। वहाँ पहुँचने पर मुझे पानी मिल गया। यहाँ के लोग बड़े दिल वाले मददगार थे, लेकिन सोने की जगह कोई नहीं दे रहा था। ना जाने कैसा नियम था, अगर परिवार साथ हो तो जगह मिल जाती वरना नहीं। यह बेवजह की चिंता मेरे सिर पर सवार हो चुकी थी। मुंह हाथ धोकर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। थोड़ी देर बाद चाय और बिस्किट मेरे सामने रख दिए गए। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा माँ की याद आने लगी। सुबह सुबह वो अपने हाथों से मुझे नाश्ता खिलाती थी। मैं भले ही 24 साल का हो गया था पर उनके लिए आज भी मैं छोटा बच्चा था। जब मैं अपना शहर छोड़कर इस पराए शहर के लिए निकला था तो माँ बहुत रोई थी। मेरा बिना घर सूना हो गया उन्होंने कहा था और मैं चुपचाप था क्योंकि मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं मजबूर था। काम के लिए इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपनी माँ भी। नाश्ता करने के बाद मैं सीधा फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। फैक्ट्री का टाइम 9:15 बजे का था, लेकिन मैं 8:30 बजे ही निकल गया।
वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग गया और 15 मिनट बाहर बैठकर इंतज़ार करना था, क्योंकि 9:15 बजे से किसी वर्कर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लंबा सफ़र तय करके जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो घड़ी में 9 बज रहे थे। चौकीदार ने मुझे रोक दिया। कंपनी ठीक 9:15 बजे खुलेगी, जब तक यहीं बैठो। मैं चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले ऐसे वर्कर हो जो इतनी पाबंदी से आए हो, लेकिन यह सब शुरू का जोश होता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपको भी समझ आ जाएगा और फिर लोग देर से आने लगते हैं। मैनेजर, ठेकेदार, मजदूर सब अक्सर देर से पहुंचते थे। कई बार मालिक खुद फैक्ट्री आ जाते हैं और जब देखते हैं कि ठेकेदार या मजदूर नहीं पहुंचते तो सबकी अच्छी तरह से खोजबीन करते हैं। उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हारे बारे में मालिक से ज़रूर बात करूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन था कि वह यह तारीफ सिर्फ किसी स्वार्थ या लालच में कर रहा है, लेकिन मेरा उसे कुछ देने का कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप वहाँ फैक्ट्री पर दरवाजे पर बैठा देख रहा था और मन ही मन में यह प्रार्थना कर रहा था कि मुझे रहने का कोई ना कोई जगह ज़रूर मिल जाए। फुटपाथ पर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। वक्त तेज़ी से बीत रहा था। पूरे 15 मिनट गुजर गए। क्योंकि मेरा सामान थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मुझे 3 लॉकर दिए गए थे। मजबूरी में ठेकेदार ने मेरी काफ़ी मदद की थी। मैंने कपड़े निकालकर मशीन के पास रखे, वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए, फिर अपने विभाग की ओर बढ़ गया। मेरा पहला दिन था इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किस मशीन पर लगाया जाएगा, लेकिन काम की हर बारीकी मैं अच्छी तरीके से जानता था। कुछ ही दिन में फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। कुछ लोग मुझे अपनापन दिखाते हुए नमस्ते किए, जबकि कुछ ने मुझे नज़रअंदाज करके अपने काम पर ध्यान लगाया। मैं बस ठेकेदार का इंतज़ार कर रहा था। यह नौकरी मुझे मेरे एक दोस्त ने दिलाई थी जो इसी शहर में रहता था और ठेकेदार का अच्छा करीबी जानकार था। करीब 10:30 बजे ठेकेदार आया तो मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने मुझे नज़रअंदाज करते हुए बाकी मज़दूरों से बात की, किसी को समझाया, किसी को डांटा और किसी से हंसकर बात की। करीब आधे घंटे बाद वह मेरी तरफ आया और बोला, शाबाश, चौकीदार ने बताया कि तुम बहुत वक्त से पाबंद हो, यानी कि वक्त के पाबंद हो, लेकिन देखो लॉकर के पास तुम्हें मेरी मौजूदगी के बिना जाने की इजाज़त नहीं है। तुम्हें 3 लॉकर दिए गए हैं, इसलिए आगे से ध्यान रखना। मालिक की तरफ से फ़ोन आया था, उन्होंने तुम्हें कैमरे में देखा। इस तरह की हरकत पर चोरी का शक भी हो सकता है। मैं तुरंत बोला, माफ़ कीजिए, आज मेरा पहला दिन है, मुझे नियमों की जानकारी नहीं थी, कृपया आप मुझे नियम समझा दीजिए। वह सिर हिलाते हुए बोला, यहाँ कोई ख़ास नियम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि आगे कोई परेशानी ना हो। तुम अपना घर और परिवार छोड़कर यहाँ आए हो, अब यही तुम्हारा कर्म छत्र है। वह आदमी समझदार और नरम स्वभाव का था, बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने कहा, तुम्हें मशीन ऑपरेटर के तौर पर रखा गया है। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम अपने काम में बहुत निपुण हो। मैंने तुरंत कहा, जी आपकी पिछली कंपनी का अच्छा कारीगर था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बातें हो गई कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। वो लोग ना समय पर पैसे देते थे, ना ही मज़दूर की इज्जत करते थे। इंसान सूखी रोटी खा ले, लेकिन सम्मान मिलना चाहिए, यही उसका अधिकार। मेरी बात सुनकर उसके सिर हिलाया और उसने मशीन की तरफ ले गया। यह किताब की फैक्ट्री थी, यहाँ कागज़ कॉपी किताबें बनाई जाती थी। बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, लेकिन कागज़ की गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे अक्सर तबीयत ख़राब महसूस होती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे यह काम सीखना पड़ा था। इस उम्र में दोबारा नया काम सीखना का मन नहीं था, फिर भी उसने
मुझे मशीन दिखाते हुए उसके सारे हिस्से और काम के तरीके समझाने शुरू कर दिए, जबकि मैं खुद हर बात को ध्यान से पूछकर समझने लगा था। मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था क्योंकि स्कूल की पढ़ाई मेरी अधूरी रह गई थी। तो दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद वहाँ थोड़ी जान पहचान बनाई, वहाँ पर रूम लिया और अपना इंतज़ाम कर पैसे कमाने लगा। तो गाइस वहाँ पर बहुत सारे पैसे कमाए, अपने माँ बाप को, मम्मी को दिए, अपनी शादी के लिए पैसे जोड़े। उसके बाद सब कुछ मेरा अच्छा काम हो गया। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आप जब भी कहीं काम पर जाएंगे तो आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बहुत जगह ऐसी होंगी कि आपको रूम तक भी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लड़के इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तो सीधा कामयाब हो जाएंगे। आपको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके साथ भी कुछ ना कुछ हद तक ऐसा ही हुआ होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। और लाइव देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर लाइव भी देख सकते हैं।